अंजू का गोकुल से हटकर किसी और की तरफ आकर्षित होना। अंजू 45 वर्ष के लगभग रही होगी, पर वह अपने आप को योग और एक्सरसाइज से फिट रखती। अंजू 45 वर्ष की न लगकर 30-35 साल की मालूम पड़ती थी। धर्मशाला आकर उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। यह बदलाव कपड़ों से लेकर उसके ढील डॉल तक का था। मैंने अंजू के नए घर में शिफ्ट करने में बहुत मदद की थी और उसके रिश्तेदार और दोस्त जो उसके बहुत नज़दीकी बनते थे, उसके मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अंजू को शायद ऐसा लगा कि मैं उसकी ऐसी दोस्त हूँ जो उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ऐसा था भी कि मैं उसको बहुत प्यार करती थी और मैं उसके लिए ऐसा ही महसूस करती जैसा कि मैं अपनी बहन के लिए। वह अपनी भावनाओं को लेकर हमेशा कमज़ोरी रही। वह भूली भी थी, पर धर्मशाला आकर थोड़ी चंट हो गई थी। अब उसको बातों का हेर फेर करना भी आ गया था। उसे लगा था कि वह सब कुछ मुझे बताकर अपनी सहानुभूतियाँ बटोर लेगी। उसने बात कुछ इस तरह से शुरू की। अंजू ने बताया कि जब वह हॉस्पिटल अपनी समाज सेवा के कार्य के लिए जाती थी, तो उसकी मुलाकात उससे एक छोटे उम्र के आदमी से हुई। वे दोनों घंटों बातचीत करते और पता ही नहीं चला कि वह उसके कब करीब आ गई। आजकल वह बीमार था और हॉस्पिटल में दाखिल था। अंजू हर रोज़ उसको टिफ़िन में खाना ले जाती। वह सिलसिला काफ़ी दिनों से चला हुआ था। अंजू को मुझे बताने में थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही थी। अंजू का शादी के बाद यह पहला अट्रैक्शन था जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। मुझे उसके लिए मन में बहुत गलत विचार आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह सब सिर्फ आकर्षण ही है या इससे कुछ और ज़्यादा। मैंने पहले तो उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसको समझाया कि यह सब गलत है, यह पाप की श्रेणी में आता है। इस बार अंजू मेरे तर्क को ध्यान से सुन और समझ रही थी। बाद में अंजू इतना बदल गई थी कि वह कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अंजू ने एक और खुलासा किया कि उसके स्वभाव में एक कमी है कि वह दूसरों की तरफ एकदम से आकर्षित हो जाती है, चाहे वह उससे अच्छे से बात करे या देखने में अच्छा हो। मुझे अपनी एक पुरानी सहेली की बात याद आ रही थी जो बोलती थी कि जब औरत 50 साल की होने लगती है तो एक बार किसी और को दिल दे बैठती है। वह काफ़ी ऐसी औरतों का नाम भी बताती जो शादी में होने के बावजूद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में होते। मैं जिस बात को सुनकर हंसती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, आज वह मेरे साथ अंजू को देखकर सच हो रहा था। अंजू से मैंने वादा लिया था कि वह अब उस लड़के से दोबारा नहीं मिलेगी। उसको उसके परिवार टूटने का भी डर दिखाया। उसको समझाया कि गोकुल को पता चलेगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। हो सकता है वह तुम्हें छोड़ भी दे, और इस लड़के का क्या भरोसा, यह अंजू को बाद में छोड़ दे। इस बात का अंजू पर क्या असर हुआ मुझे यह तो नहीं पता, पर अब उसने किसी और के बारे में बताना छोड़ दिया था। हाँ, यह ज़रूर था कि एक दिन मैं अंजू के साथ हॉस्पिटल उसके दांत दिखाने गई थी। उसने मुझे फ़ोन पकड़ाया और खुद अंदर चली गई। वह अपना फ़ोन बंद करना भूल गई थी। उस फ़ोन पर अचानक से मैसेजेस आए जो मैं ठीक से पढ़ तो नहीं पाई, पर ये उस लड़के के नाम के मैसेजेस थे जिसका नाम ललित था। यह तो पक्का था कि मेरे समझाने के बाद भी अंजू उस लड़के के कांटेक्ट में थी। वह दांत दिखाकर जैसे ही बाहर आई तो मेरे हाथ में फ़ोन देकर हड़बड़ा गई। उसका चेहरा भी देखने लायक था। मैंने उसे बोला कि वह फ़ोन लॉक करना भूल गई थी। अंजू ने इस पर कोई उत्तर ना दिया, पर शर्मिंदगी ज़रूर महसूस कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे से फिर कभी इस विषय में बात नहीं की, क्योंकि मुझे भी पता था और उसको खुद भी मालूम था कि वह झूठ बोल रही है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ है। यह अंजू को देखकर मुझे लगता था कि ऐसा कुछ अंजू के साथ होने वाला है। कल मिलती हूँ अंजू की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।